समस्या है तो समाधान भी है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल की कोशिश यही रहती है कि फोकस सिर्फ समस्याओं पर ना हो, उसे खत्म करने के तरीके भी बताएं। कुछ ऐसी बातें हों जो जमीन पर उतारी जा सके, ऐसा सॉल्यूशन हो जो सबको पसंद आए, सबका मान रह जाए। इसीलिए आज सबसे पहले पंजाब के किसानों के लिए मोदी सरकार के छिपे हुए संदेश की बात करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा के किसान 11 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, पता है ना सबको। सरकार की तरफ से बार बार मंत्री भेजे जा रहे हैं, चंडीगढ़ में बातचीत होती है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। 2 दिन का अल्टीमेटम आज खत्म हो गया। किसान चाहते हैं एमएसपी वाली मांग पर पीएम खुद बात करें, इसका सॉल्यूशन दिल्ली से निकले। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात में थे, आज वाराणसी में थे, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई का तो लोकार्पण भी किया। लेकिन यहां मेरे कुछ बड़े सवाल हैं। क्या 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने किसानों को कोई सिग्नल दिया है? क्या नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर, खेती किसानी पर अपनी सरकार का रुख बता दिया किसानों को? क्या सरकार कृषि सेक्टर में नई दिशा में काम कर रही है? क्या भारत के किसानों को कृषि का तरीका अब बदलना चाहिए? क्या भारत को कृषि से आगे जाकर कुछ सोचने की जरूरत है? इसकी नौबत आ गई है। किसान हरित क्रांति पर क्यों अटके हुए हैं? क्या जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाकर विकास को नई रफ्तार दी जा सकती है? क्या भारत पूरी दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है या नहीं? इनका जवाब आपको बताएंगे। कृषि पर देश की लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए, इस पर एक्सपर्ट्स की बात भी सुनाएंगे। लेकिन पहले किसानों की मांग सुन लेते हैं, जिन्हें लेकर पीएम मोदी ने इशारों इशारों में एक रास्ता बता दिया है। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहाँ आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस फिर भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। आपका दायित्व बनता है। हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। किसान और पशुपालक हमेशा से भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। दो दिन पहले ही सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। गन्ना के भुगतान के लिए पहले वाला सरकार इतना मिन्नत करवाते रहे, लेकिन अब ये भाजपा की सरकार है। किसानों के बकाये का भुगतान तो हो ही रहा है, फसलों के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, जिन सेक्टर्स के बारे में देश को बता रहे थे, या यूं कहें कि आंदोलन वाले किसानों को समझा रहे थे, आखिर उनमें स्कोप कितना है? क्या अनाज के बदले कृषि में ये दूसरे विकल्प किसानों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं? इन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? इन पर बात होगी। पहले देश की खेती को संवारने और सजाने वाले किसान का धन्यवाद कर लेते हैं। आजादी के वक्त देश में जनसंख्या के हिसाब से अनाज पैदा नहीं होता था। उस वक्त देश की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर थी। दूसरे देश अपनी सुविधा के हिसाब से हमें अनाज भेजते थे और वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था।
तब भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति की नींव पड़ी। उन्नत बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग शुरू हुआ। रासायनिक खाद के प्रयोग पर जोर दिया गया। पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों के किसानों ने नई तकनीक के जरिए अनाज की ऐसी पैदावार की जिससे देश में अनाज सरप्लस हो गया। अब भी हमारे पास 3-4 साल का बफर स्टॉक हमारे भंडारण में मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है, या फिर हरित क्रांति के करीब 60 साल बाद अब देश को कृषि के दूसरे विकल्पों पर जोर देना चाहिए। लेकिन ये कितना आसान है, ये देखना होगा। भारतवर्ष में लगभग हम लोग 936 मिलियन टन का भोजन उत्पादन कृषि के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें लगभग 330 मिलियन टन तो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है। उसके साथ साथ ही लगभग 350 मिलियन टन सब्जी और फलों का उत्पादन हो रहा है। लगभग 25 मिलियन टन जो है हमारा दूध का उत्पादन है। इसी प्रकार मछली का उत्पादन है, मांस का उत्पादन है। तो हम लोगों को खेती में या किसान को अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, समन्वित रूप से भोजन उत्पादन पे ध्यान देना पड़ेगा। जिन बातों का जिक्र ये एक्सपर्ट कर रहे हैं, वैसे वो कोई नई नहीं है। यूपीए की सरकार रही हो या फिर एनडीए की या फिर किसी और पार्टी की, कृषि सेक्टर में आधुनिकता पर जोर देने की बात सरकार की तरफ से की गई। लेकिन बातों से काम नहीं चलता, योजनाओं को जमीन पर उतारना होता है। किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और इसके लिए सबसे पहले देश के कृषि ढांचे को हमें समझना होगा। ये जानना चाहिए कि किसान क्यों फिलहाल अनाज पर ही अटके हुए हैं। हमारे देश में कृषि को मोटे तौर पर फसल, पशुपालन, मछली पालन और वन संपदा में बांट दिया गया है। कृषि सेक्टर की 55% आमदनी फसलों की पैदावार से होती है, पशुपालन से 30%, मछली पालन से 7% और वन संपदा से 8% होती है। इसे ठीक से समझ लीजिए। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि किसान अब फसलों के अलावा दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़े। लेकिन ये कैसे होगा? ये संभव कैसे होगा? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर से बाकी कलर्स को पहचानेंगे? हम कलर्स के जरिए बताते हैं। रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया। इससे अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर बना। 70 के दशक में देश में दूध की नदियां बहने लगी। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम चला। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन का या फिर ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। अब आगे क्या? सरकार का जोर बागवानी, फिशरी, पोल्ट्री, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग और फॉरेस्ट्री जैसे सेक्टर्स को प्रमोट करने पर है। येलो रेवोल्यूशन मतलब तिलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, यानी ऑयल सीड्स की पैदावार ज्यादा हो, हमें विदेश से पाम ऑयल ना मंगाना पड़े। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किया। इसका फोकस किसानों के बीच तिलहन उगाने को प्रमोट करना है, ताकि हमें बाहर से इस तरह का सामान ना मंगाना पड़े। ब्लू रेवोल्यूशन, हमारे पास हजारों किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, विशाल समुद्र है। मछली पालन को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है और ये हो भी रहा है क्योंकि सरकार ने फिशरी के लिए अलग से योजना चलाई है। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इसको भी प्लान किया गया है कि एक्वा पार्क होंगे तो फिशरी को प्रमोट करेंगे। पिंक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। सरकार ने इसे प्रमोट करने के लिए अलग से पशुपालन मंत्री बनाया। अभी गिरिराज सिंह को आपने 2-3 दिन पहले ही एक मीट शॉप का इनॉग्रेशन करते यानी उद्घाटन करते हुए भी देखा होगा। इसी को अगर दूसरे हिस्से में बांट दे तो पोल्ट्री कारोबार को बढ़ाने के लिए सिल्वर रेवोल्यूशन हो रहा है। फल सब्जी के लिए गोल्डन और रेड रेवोल्यूशन है और आलू की पैदावार को बढ़ाने के लिए राउंड रेवोल्यूशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने तो श्री अन्न योजना भी चलाई थी, यानी गेहूं, धान, इससे अलग मोटे अनाज, और एक बार फिर देश को प्रमुखता से इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। ये कहीं भी उगाया जा सकता है। गेहूं चावल के मुकाबले इसमें लागत भी कम होती है क्योंकि पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम लगता है और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ज्यादा होती है और सेहत के लिए फायदे का सौदा भी होता है। लेकिन क्या देश दोबारा मिलेट्स पर लौटेगा? किसानों को तो ये पता नहीं,
लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और एक्सपर्ट्स की नजर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का वक्त आ गया है और ये डाइवर्सिफिकेशन अब जरूरत बन गई है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। पीएम की बात सुनकर लगता है सरकार अनाज से आगे देख रही है, लेकिन किसान आगे बढ़ने में संकोच कर रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है, पटियाल ये भी आपको बताना चाहता है। मगर पहले उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था। क्या हमारा देश कृषि के भरोसे दुनिया को सस्ता कोई और रास्ता दिखा सकता है? क्या दुनिया का फूड बास्केट बन सकता है भारत? अब इस पर पटियाल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लीजिए आप, जो तैयार किया है। देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? 18%, जबकि 47% लोगों को इससे रोजगार मिलता है। रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर अगर हम कहें कृषि है तो यह गलत नहीं होगा। अमेरिका में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वहां की जीडीपी का सिर्फ 5.5% है और रोजगार कितनों को मिलता है? करीब 10.5% लोगों को। 2.5 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? 3.17%, लेकिन इसमें सिर्फ 2% लोग ही वहां जुड़े हुए हैं। जीडीपी का 63% सर्विस सेक्टर से आता है ऑस्ट्रेलिया में। चीन की बात कर लेते हैं। चीन में रोजगार के लिए 18% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। वहां की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान सिर्फ 7% है। इसी तरह ब्राजील में 9%, अर्जेंटीना में 7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो साल 2022-23 में भारत ने $53 अरब यानी 4,40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। इसी दौरान इसी समय में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का भारत में इंपोर्ट भी हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे देश के पास कृषि के मामले में दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों के मुकाबले ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और रोजगार देने के अवसर भी बहुत ज्यादा हैं। अनाज क्रांति हुई तो आपदा को अवसर बनाया गया। पशुपालन जैसे कृषि के दूसरे सब सेक्टर्स में क्या यह संभव है? पशुपालकों का ज्यादा दूध ज्यादा कीमत पर बिकेगा तो हर किसान पशुपालक परिवार को ज्यादा कमाई होना तय है। ये प्लांट किसानों पशुपालकों को बेहतर पशुओं की नस्ल और बेहतर चारे को लेकर भी जागरूक करेगा, प्रशिक्षित करेगा। एक अनुमान है कि इस संकुल से पूरे इलाके में 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप दूध का पैसा सीधे बहनों के अकाउंट में डिजिटल तरीके से भेजिए। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही अब अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने पर भी काम कर रही है। सरकार को किसानों की चिंता है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर छोटा किसान आगे बढ़ेगा तभी सही मायने में देश विकसित होगा। अब पटियाल को इसी बात का परीक्षण करना है कि किसान के सामने चुनौतियां क्या है, बाजार में उसके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या एमएसपी मिल जाने से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे? चलिए शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं। आजादी के दौरान खेती और किसानी में 70% आबादी यानी करीब 10 करोड़ लोग इस काम में लगे हुए थे। तब जीडीपी में कृषि का योगदान 54% था। अब कृषि का योगदान 18% के आसपास है। मगर कृषि के आबादी कितनी लगी हुई है? 2011 का डेटा क्या कहता है? कहता है आज भी 55% आबादी खेती कर रही है, यानी 26 करोड़ से ज्यादा लोग।
मतलब जिस रेशियो से जीडीपी में कृषि का योगदान कम हुआ, उसकी तुलना में खेती में लोग कम नहीं हुए। एक और चिंता की बात यह है कि अब किसान कम हैं और खेतीहर मजदूर ज्यादा हो गए हैं। 1951 में 72% अन्नदाता थे और 28% खेतीहर मजदूर थे। अब किसान रह गए हैं 45% और खेतीहर मजदूर कितने हो गए हैं? 55%। इसका मतलब यह है कि खेतीबाड़ी अब कई लोगों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, इसमें दिहाड़ीदार मजदूर ज्यादा है। और सुनिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक देश में 70% किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 88% से ज्यादा 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है वो हैं। और इन्हें दूसरे सेक्टर्स में प्रमोट कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। तथ्य ये भी है कि आधे से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान कर्जे में दबे हुए हैं। 2019 के हिसाब से देश में 5 सदस्यों वाले किसान परिवार की औसत इनकम 10,218 के आसपास थी प्रति महीना। आंध्र तेलंगाना में 90% किसानों पर कर्ज था। पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगना कर देंगे, लेकिन लागत और आय का गणित अभी किसानों के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है। फिलहाल ये रेटिंग स्थिर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट का डाटा क्या कहता है? वो कहता है भारत में किसानों को दूसरे किसानों के मुकाबले आर्थिक सुरक्षा का सपोर्ट कम मिलता है। अगर 2 लाइनों में समझाऊं तो खेती करने वाला किसान परेशान है। जमीन कम, आमदनी कम, कर्ज बहुत ज्यादा, इनोवेटिव आइडियाज तो दूर की बात, सामान खरीदने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। यह स्थिति है किसान की। सिक्योरिटी के नाम पर योजनाएं हैं, लेकिन दायरा और बढ़ना चाहिए उनका। सरकार कृषि पर फोकस करने का दावा करती जरूर है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 80% निवेश प्राइवेट सोर्स के जरिए हो रहा है। यानी खुद किसान अपना पैसा लगाते हैं, रिस्क वो ज्यादा लेते हैं। जिस तरह दूसरे सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स आगे आ जाते हैं, हमेशा इन्वेस्ट कर देते हैं, उस हिसाब से कृषि में कॉर्पोरेट सेक्टर्स का रवैया उदासीन रहा है। यह आधा % से भी कम है, क्या जिक्र करें इसका। इसीलिए पटियाल का कहना है समाधान ऐसा होना चाहिए जो किसानों को पसंद आए और देश के हित में भी हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।